हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं 20th सेंचुरी बॉयज के वॉल्यूम 9 को। और अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और योशित्सुने तोमोदाची लैंड में स्विच बंद करने आया था, पर वो लॉक था। गेम के अंदर कोइजुमी पर्दे के पीछे खड़े लड़के का चेहरा देखने ही वाली थी कि वहां योशित्सुने आकर उसे रोक देता है। फॉर सम रीजन वो कोइजुमी को देखने से मना करता है। इसी झगड़े में वहां से ओटोची और केंजी डर के भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने आखिर क्या देखा, पर उन्हीं दोनों के बाद वो दोनों लड़के भी वहां से भागते हैं। अंधेरे की वजह से चेहरा नहीं दिखता, पर फिर योशित्सुने और कोइजुमी भी वहां से भाग जाते हैं। तोमोदाची लैंड में एक टर्मिनल के थ्रू वो लोग एक फोर्स शटडाउन बटन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, पर सडन शटडाउन करने से प्लेयर्स का ब्रेन डैमेज हो सकता था। योशित्सुने डिसाइड नहीं कर पा रहा था। फिर से गेम के अंदर कोइजुमी योशित्सुने को रास्ते में रोकते हुए रात के इंसिडेंट के बारे में पूछती है और योशित्सुने बताता है कि वो जानता है कि वो कौन है। उसने उस लड़के के जूते देखे थे, वो दूसरे स्कूल के हैं, मतलब वो नया स्टूडेंट है जो अभी उनके स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। और योशित्सुने बताता है स्कूल के टेरेस पर वो हमेशा अजीब सी बातें करता रहता है। और कोइजुमी भागती है स्कूल की ओर। वहां पहुंचकर वो मिलते हैं सादाकियो से, जो एलियन से बात करने की कोशिश कर रहा था और जिसका चेहरा कोइजुमी को नहीं देखना था। वो उसके पीछे खड़ा था। फ्रेंड को देखते ही कोइजुमी उस पर भड़क उठती है और फ्रेंड उसे शाबाशी देता है बोनस लेवल में पहुंचने के लिए। कोइजुमी फ्रेंड को मास्क हटाने कहती है, जिस पर सेकंड मास्क गाय, जो सादाकियो है, चेहरा देखने से मना करता है। कोइजुमी फ्रेंड का मास्क हटाने जाने लगती है तो योशित्सुने उसे रोकने लगता है। वो चेहरा देखने से मना करता है, पर फ्रेंड खुद ही मास्क हटाने लगता है, इस शर्त पर कि इसके बाद कोइजुमी को उसका दोस्त बनना होगा। दूसरी तरफ योशित्सुने शटडाउन कर देता है, पर तब तक कोइजुमी फ्रेंड का चेहरा देख चुकी थी और फॉर सम रीजन वो बहुत जोरों से चिल्लाती है। रियल वर्ल्ड में सडन पावर कट होने के कारण हड़बड़ी मच जाती है। बोनस लेवल पर बहुत सारा ब्लड प्लेयर्स की बॉडी से बह चुका था और ताकासुगी को भी पता चल जाता है कि पावर कट किसी ने जानबूझकर किया है। दूसरे दिन योशित्सुने कोइजुमी के कमरे में सफाई करने के बहाने से आता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि अगर उसने उस पुराने लड़के के मैसेज को पहले समझ लिया होता और उसे चीजें पहले याद आ जाती तो ये सब कभी नहीं हुआ होता। और उस लड़के और कोइजुमी दोनों के लिए योशित्सुने माफी मांगता है और कोइजुमी कहती है, तुम्हारा चाइल्ड सेल्फ मुझे बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। योशित्सुने उसे सब कुछ भूल जाने को कहता है, क्योंकि उसे अब शायद जल्द ही घर वापस भेज दिया जाएगा। पर योशित्सुने के जाते ही कोइजुमी कहती है वो बहुत डरावना था, जैसे वो इस दुनिया का ही ना हो। एक पास्ट सीन काना याद करती है जहां केंजी ने उसे कहा था, ये दुनिया सिर्फ पैसों पर चलती है, पर अगर तुम अपनी पूरी जान के साथ लड़ो तो तुम हालात बदल सकते हो। प्रेजेंट में काना कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रही थी। वो जुआ खेलने वाली थी, पर उसके पास सिर्फ एक कॉइन था। कसीनो माफिया चला रही थी। कसीनो में पहुंचते ही काना एक के बाद एक प्राइज जीत रही थी, पर इतने कम पैसे उसके लिए इनफ नहीं थे। वो जल्द ही एक दूसरे आदमी से मिलती है जो अपना आखिरी कॉइन चलने वाला था। काना उसे दूसरी मशीन में ट्राई करने कहती है और वो आदमी जीत जाता है। वो कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? अगर तुम कोई ट्रिक चल रही हो तो याद रखना कि टोक्यो बे में मछुआरों को बॉडीज मिलती रहती है। काना कहती है, कुछ भी हो, मैं यहाँ बड़ा अमाउंट जीतने के लिए आई हूँ। मुझे कोई ऐसा गेम बताओ जो मुझे एक ही बार में मिलियंस ऑफ येन्स दे दे। आदमी समझाता है कि स्लॉट मशीन से इतना पैसा नहीं मिलता, इसलिए वो उसे रैबिट नावाकोव के बारे में बताता है, पर वार्न भी करता है कि इस गेम में इतना पोटेंशियल है कि ये तुम्हें एक ही बार में करोड़पति भी बना सकता है, और हारने पर तुम पर इतना कर्जा भी हो सकता है कि तुम अपना घर, जायदाद, सब कुछ बेचकर भी कर्जा ना चुका पाओ। काना को खतरों की कोई परवाह नहीं थी। काना उस आदमी को उसे गेम के रूल सिखाने कहती है। छोनो और मारिया उसे मना करते हैं, पर काना कहती है, अगर तुम पूरी ताकत से लड़ो तो रिजल्ट बदल सकते हैं। और काना पहुंच जाती है रैबिट नावाकोव खेलने के लिए। पहले सभी को लगता है कि ये किलर गेम खेलने आया है, पर जब उन्हें पता चलता है कि काना एक बच्ची उनके साथ खेलने आई है तो सभी हंसने लग जाते हैं। पर एज इस गेम में मैटर नहीं करती, काना कहती है, और गेम शुरू होती है। काना अभी तक के सारे पैसे, जो कि 47,000 येन थे, दांव पर लगा देती है, जिसके बाद पूरे कसीनो में ये खबर आग की तरह फैल जाती है
कि एक 17 साल की लड़की सारे एक्सपीरियंस जुआरियों को हरा रही है। सारी भीड़ गेम देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है। काना एक के बाद एक सारी गेम जीत रही होती है, जिस पर तो एक अपोजिट प्लेयर काना पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है, जिस पर वो किलर काना को प्रोटेक्ट करता है। किलर काना को यहीं पर गेम खत्म करके पैसे लेने कहता है, पर काना अभी सेटिस्फाइड नहीं थी। वो सारे पैसे दोबारा दांव पर लगा देती है। अगर काना ये गेम जीतती तो पूरा कसीनो बर्बाद हो जाएगा और काना के पास इतना पैसा हो जाएगा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। गेम जब आधी दूरी पर पहुंचा ही था कि डीलर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गन काना पर पॉइंट कर देता है, पर किलर, मारिया और शोनो मामला संभाल लेते हैं और गन निकालने की वजह से काना ऑटोमेटिकली विनर बन जाती है। पर तभी काना कहती है कि मैं कसीनो की हार की भरपाई कर दूंगी और बाकी के सारे पैसे यहाँ सभी लोगों में बांट दूंगी, पर बदले में मुझे तुम सभी की मदद चाहिए। और इतना सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। काना कहती है मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, पर इतना सुनते ही सभी लोग उन पैसों पर झपट पड़ते हैं। सभी एक दूसरे को मारते हुए पैसे छीनने लगते हैं। काना की आवाज दब जाती है। काना कहती है ओल्ड स्क्वायर के पास 5 बजे सभी आ जाना, पर कोई फायदा नहीं था। कोई कुछ भी नहीं सुन रहा था। काना को उसके दोस्त वहां से ले जाने लगते हैं। अब उनके पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लोकेशन पर पहुंचने के बाद मारिया काना को ताने मारती है कि अगर वो इतनी दानवीर नहीं बनती तो अभी वो लोग करोड़पति होते। दूसरी ओर शोनो कहता है आखिर कितने लोग आएंगे। मारिया कहती है कोई नहीं आने वाला। किलर पूछता है कि तुझे आखिर माफिया क्यों चाहिए। काना कहती है लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? पुलिस, गवर्नमेंट और जो भी मेरे दुश्मन है। क्या तू टेररिस्ट है? काना कहती है नहीं, पर मेरे अंकल को वो टेररिस्ट कहते हैं। ओच्चो, मराओ, योशिसुने उन सभी ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी। सिर्फ अगर उनके पास और लोग होते तो तुम टेररिस्ट नहीं हो, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? पिछली रात जो तूने किया, मैं सालों से जुआ खेल रहा हूँ। मैं बता सकता हूँ कि तूने कोई चीटिंग नहीं करी। क्या तेरे पास कोई स्पेशल पावर्स है? काना कहती है मैं ये सब बचपन से ही कर पा रही हूँ। कार्ड्स को बिना पलटे उनके पीछे लिखे नंबर देखना, चम्मच मोड़ना और बस ये सब। पर इन सब का क्या फायदा अगर मैं इनसे अपने अंकल केंजी को नहीं बचा पाई। वो किलर काना को रात का वो कार्ड दिखाता है जो कोई नॉर्मल ईएसपी कार्ड नहीं था, ये उससे भी बेहतर था। अगर काना ने ये कार्ड फ्लिप किया होता तो सभी लोग उसके इशारों पर नाच रहे होते। कुछ देर शांति के बाद शोनो कहता है काना तुमने सही कहा, भागने से कोई फायदा नहीं। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मैं वहाँ से लड़ने की कोशिश करूंगा। और मारिया भी कहती है कि वो अपने ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स को इकट्ठा करेगी। और तभी वहाँ पर लेटा बेवड़ा आदमी उठ जाता है और बाकी लोग थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसका बटुआ मारा था। और हमें पता चलता है कि आदमी रात को कसीनो में मौजूद था और कुछ ही देर में बाकी के लोग भी आने वाले हैं। और हम देखते हैं कि 6 बजे वहाँ एक बड़ी गैंग पहुँच जाती है जो आती ही जा रही थी, जिसके बाद काना चर्च के फादर के पास पहुँचती है और मदद मांगती है। आज हजारों की तादाद में यहाँ माफिया आने वाले थे और काना को इस फादर की जरूरत थी उन सभी लोगों को कन्विंस करने के लिए। काना चाहती थी कि ये फादर सभी को समझाए कि हमें पोप के असेशन को रोकना होगा। फादर को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर काना बोलती है कि मैं अगर आपको बता भी दूं तो आप यकीन नहीं करोगे। और फादर कहता है ये भगवान का घर है, मैं यकीन करूंगा। और काना ब्लडी न्यू ईयर ईव से लेकर केंजी के टेररिस्ट बनने की सारी स्टोरी उसे बताने लगती है। दूसरी ओर पुलिस के पास ये न्यूज पहुंच चुकी थी कि आज भारी तादाद में माफिया को ओल्ड स्क्वायर ऑफिस में देखा गया था और खबर ये थी कि आज वो सभी दोबारा काबुकी चर्च में आने वाले थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माफिया क्या करने जा रही थी, क्योंकि चाइनीज और थाई दोनों ही माफिया एक साथ इकट्ठा होने जा रही थी। इससे पहले कि वो कोई सीरियस इश्यू क्रिएट करे, उन्हें उन सभी को रोकना होगा। दूसरी तरफ सब कुछ सुनने के बाद फादर कहता है कि क्या तेरे पास कोई एविडेंस है? और काना भड़क उठती है। वो कहती है ये सब बकवास है, भगवान का घर और बाकी झूठी चीजें। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगे। और फादर कहता है कि नहीं, मेरा मतलब उन सभी लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें कुछ सबूत की जरूरत होगी। काना अभी भी गुस्से में थी, पर वो अपना एक लौता सबूत बुक ऑफ प्रोफेसी फादर को दिखाती है। और इसी के बाद सीन युकीजी की तरफ जाता है, जहाँ 2002 में मोनचान ने युकीजी को न्यू बुक ऑफ प्रोफेसी दिखाई थी। बुक में लिखा था 2014 में, यानी अभी, बहुत सारे लोग एक चर्च में इकट्ठा होंगे। न्याय के नाम पर एक रखवाला सामने आएगा पर उसे मार दिया जाएगा और एक नया प्रेसिडेंट बाहर आएगा। ये कुछ ही पेज थे जो मोनचान को मिले थे।
उसे नहीं पता कि ये किसने भेजा, पर उसे यकीन था कि जितने भी लोगों से उसने फ्रेंड की आइडेंटिटी के बारे में बात करी है, ये उन्हीं में से कोई था। मोनचैन कहता है मुझे लड़ना होगा, केंजी, ओटचो, योशित्सुने और फुकुबी की तरह आखिरी दम तक। मुझे इस दुनिया को बचाना होगा। युकिजी कहती है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, पर 2 दिन बाद मोनचैन हॉस्पिटल से गायब हो जाता है, जिसके बाद युकिजी को रास्ते में उसकी लॉयर फ्रेंड मिलती है, जिस पर किसी तरह का ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया जाता है और अब वो इधर सेंट्रल पार्क के पास होमलेस लोगों के राइट्स के लिए लड़ रही थी। युकिजी भी अपनी फ्रेंड इचिहारा के थ्रू फ्रेंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या न्यू बुक ऑफ प्रोफेसी सच है या नहीं। तभी इचिहारा कहती है कि आज कई होमलेस लोगों को उसने बात करते सुना कि वो चर्च जाने वाले हैं। वहाँ एक बड़ी गैदरिंग होगी और उन्हें वहाँ जाने पर पैसे मिलेंगे। और युकिजी को याद आता है शिनजुकु चर्च में गैदरिंग बुक ऑफ प्रोफेसी में लिखा हुआ है और शायद ये वही है। चर्च में अंदर बाहर हर जगह बहुत सारे लोग आ चुके थे। छोनो कहता है ये आइडिया शुरुआत से ही बहुत क्रेजी था, पर अब चाइनीज, थाई और होमलेस सभी के यहाँ एक साथ होने से यहाँ खून की नदियाँ बहने वाली थी। फादर पूछता है काना अब तुम क्या करने वाली हो, और काना केंजी की बातों को याद करते हुए कहती है जब तुम एक कॉन्सर्ट करते हो तो तुम्हें डर लगता है, पर उस डर के बिना वो कॉन्सर्ट नहीं है। और काना बाहर जाने लगती है, जहाँ फिर से प्रोफेसी आती है एक रखवाला सामने आएगा पर मार दिया जाएगा। खबर जब ओटचो के पास पहुंचती है कि सभी लोग चर्च में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई लड़की पैसे बांटने वाली है, तो वो भी चर्च की तरफ भागने लगता है। दूसरी ओर युकिजी भी उसी चर्च में जा रही थी। चर्च में बहुत सारे माफिया आए हुए थे, वो सभी अपने पैसे मांग रहे थे और उन सभी ने एक दूसरे की गैंग के मेंबर्स के खून बहाए हुए थे। होमलेस और दोनों माफिया एक दूसरे से लड़ने लग जाती है। तभी वहाँ काना आती है और सभी शांत हो जाते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी काना को गाली देते हुए पैसे मांगता है और काना उसे चुप होने कहती है और वो बोलती है कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। और सभी लोग ये सुनकर पागल हो जाते हैं और काना को मारने आने लगते हैं, पर तभी काना चम्मच उठाती है और उसे मोड़ देती है, बल्कि तोड़ देती है। सभी कहते हैं ये क्या है, मैजिक शो। और काना कहती है मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, पर सभी जानते हैं कि कसीनो में क्या हुआ था। हम लोग इतना पैसा बना सकते हैं कि एक की जगह 2 कसीनो को बर्बाद कर दे। और सभी लोग कहते हैं मैं साथ दूंगा, मैं साथ दूंगा। और काना एक होमलेस, एक चाइनीज और एक थाई को स्टेज पर बुलाती है और हैंड्स शेक करने कहती है, पर साथ ही सावधान भी करती है कि उसका साथ देने पर वो लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, पर साथ ही उनकी जानें भी जा सकती है। इसलिए अगर वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है तो हाथ मिलाए। सभी एकदम शांत हो जाते हैं और तभी एक आवाज आती है, घटिया लोगों, क्या तुम्हारे अंदर कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं है। और वहाँ आता है चैपोन, थाई बॉस। चैपोन कहता है जब मैंने इस तमाशे के बारे में सुना तो मुझे यकीन हो गया कि इसके पीछे तो ही है। और काना कहती है आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा बॉस। और इन दोनों को तो समझ नहीं आता कि काना आखिर थाई बॉस को कैसे जानती है। और तभी वहाँ चाइनीज माफिया बॉस शोपेंग भी आ जाता है और अब इन्हें समझ में आता है कि काना की जान पहचान कितनी फैली हुई है। काना पूछती है और कैसी चल रही है जिंदगी। और यहाँ पर होता ये है कि आने वाले एक्सपो में पोप के आने की वजह से इन्हें पुलिस क्रैकडाउन से गुजरना पड़ रहा है, पर माफिया बॉस कहते हैं कि पोप का आना और पुलिस उनके लिए एक मच्छर से काटने से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस पर काना कहती है इन्हें इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए और दोनों हंसने लग जाते हैं। अगर पोप जिंदा वापस नहीं गया तो पूरी दुनिया के लिए तुम दोनों उनके दुश्मन बन जाओगे, सारे इल्जाम तुम पर आ जाएगा। बॉस कहता है हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं जिसमें हमें फायदा ना हो। काना कहती है मेरे अंकल केंजी ने भी कुछ नहीं किया था, पर उन्हें हैवान बना दिया, टेररिस्ट बना दिया। प्लीज पोप को बचाने में मेरी मदद करो। और पुलिस स्टेशन में इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो जाती है, पर जैसे ही एक ऑफिसर गन निकालने जाता है तो शॉट गन गायब होती है। दूसरी ओर युकिजी अंदर आ रही थी और एक कोट पहना आदमी भी अंदर आ रहा था। बॉस कहते हैं ये काम पुलिस का है, पर काना कहती है पुलिस दुश्मन के साथ है। कौन दुश्मन? हमारा दुश्मन है फ्रेंड। और वही मोल वाला ऑफिसर सामने आता है, उसके हाथ में शॉटगन थी। हम युकिजी को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि अंदर वो लड़की काना ही है। वो सभी को कहती है कि उसे अंदर जाने दे, नहीं तो काना को मार दिया जाएगा। बॉस पूछते हैं कि फ्रेंड को पोप को मार कर क्या मिलेगा, और काना समझाती है कि फ्रेंड वो नहीं है जैसा वो उसे समझते हैं। उसने ही सारे बुरे काम किए हैं और उसके अंकल केंजी पर इल्जाम लगा दिए, और अब पोप को मारने के बाद सारे इल्जाम तुम पर लगा दिए जाएंगे।
और जब ऐसा होगा तो सारी दुनिया की फोर्स मिलकर तुम्हारा नाम और निशान मिटा देगी। और सभी डर जाते हैं। काना कहती है सभी मेरा साथ दो और हम फ्रेंड को बता देंगे कि जैसा वो चाहता है वैसा हमेशा नहीं कर सकता। और तभी युकिजी पीछे से चिल्लाती है कि नीचे झुक जाओ। वो ऑफिसर काना पर गन पॉइंट कर देता है। पहला शॉट मिस हो जाता है। छोनो अपनी गन निकालने लगता है। दूसरा शॉट मिस नहीं होने वाला था। तभी काना के ऊपर रखी तस्वीर में से एक आदमी बाहर आता है। वो ओच्चो था। ओच्चो सभी के सामने आ जाता है। वो कहता है काना हमारी आखिरी उम्मीद है। युकिजी ओच्चो का नाम पुकारती है और काना भी ओच्चो का नाम पुकारती है। गन शॉट फायर होता है पर ओच्चो पर नहीं, उस मोल वाले ऑफिसर पर। ओच्चो काना को पीछे हटने बोलकर उसके पास जाता है। वो ऑफिसर कहता है एक रखवाला सामने आएगा पर मार दिया जाएगा और हंसने लगता है क्योंकि रखवाला तो वही था और फ्रेंड अमर रहे कहकर मर जाता है। ओच्चो गन उठाता है। तभी उसके सामने युकिजी आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। ओच्चो कहता है मेरे लिए काना का ध्यान रखना और भीड़ से होते हुए वो कहीं भागने लगता है। भीड़ से बाहर आते ही काकुता बताता है कि शॉट उस बिल्डिंग से आया था। ओच्चो उस बिल्डिंग में जाता है, दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जाता है और उसे वहां नंबर 13 मिलता है। वो कहता है रखवाला आएगा और उसे मार दिया जाएगा। इस सेंटेंस की तो मिस्ट्री सॉल्व हो गई, पर मुझे इस लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा और वो ओच्चो से इसका मतलब पूछता है। नंबर 13 ने काकुता को गन पॉइंट पर रखा हुआ था और वो सेंटेंस पढ़ता है होली मदर नीचे धरती पर आएगी और अपने साथ हेवन या हेल लाएगी, अ वर्जिन मैरी। और वो जाते हुए कहता है अरे ये तो मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया, ये तो काना की मदर है। और ओच्चो को याद आता है काना की मदर केंजी की सिस्टर जो कि कई सालों पहले मिसिंग हो गई थी। उसे केंजी ने बताया था कि शायद काना उसके सिस्टर और फ्रेंड की बेटी है। और वॉल्यूम 9 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एम करते हैं 150 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।